RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जी हाँ साथियों, मैं इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में शानदार डायनामिक लीडर, जिनकी कहानी जब लोग सुनते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जीरो से लेकर उन्होंने आज हीरो बन चुके हैं। ओम प्रकाश पवार सर। जी सर, सभी साथियों को मेरी कल मॉर्निंग। बहुत ही शानदार आज हमारे बीच में सारे हिंदुस्तान के लीडर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। आज हमारे बीच में बहुत ही गजब की महिला सशक्तिकरण के रूप में हमारी बहन, हमारी दीदी और हम सबकी चहेती, जिनकी स्टोरी आज हम लोगों के बीच में आने वाली है। उन्होंने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया और कैसे आज एक सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर हैं। तो साथियों, हमारे बीच में हमारी जो भी माता बहन है जो हमारी टीम में ज्वाइन है या ज्वाइन नहीं है, उनको आज इनकी स्टोरी से रूबरू करवाने का अवसर मिला है साथियों, उनको जगाने का अवसर मिला है। तो बिल्कुल आपके पास समय है 2 मिनट का, फटाफट अपने दो चार चार महिला साथी जो टीम में आपके साथ ज्वाइन है या जिनको आप सक्सेस लेवल पर देखना चाहते हो, उनको जरूर कॉल करिए और उनको आज का प्रोग्राम जरूर अटेंड करवाइए। मैं भी कॉल करता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने पवार सर बिल्कुल सही बोला कि वक्त है कुछ लोगों को जगाने का, वक्त है कुछ लोगों को बुलाने का। पता नहीं किसकी आज कहानी बदल जाए, किसकी आज जिंदगी बदल जाए। साथियों, हमारे बीच एक ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र में इंजीनियर जैसे पद को रिजाइन किया। इनवाइट करते हैं इंजीनियर अनूप द्विवेदी सर। थैंक यू सर। और रियलिटी मिरेकल मॉर्निंग सबका स्वागत है। आज का नाम सुप्रिया मैडम का, आज इस प्रोग्राम को सुपर करने के लिए अपने आप में नाम बहुत काफी है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे भी जिस भी मंच से उन्होंने बोला है वहां का प्रोग्राम हिट हुआ है और लोगों को दिल तक ये बात पहुंची हुई है। तो आज बहुत शानदार मौका है। रियलिटी सूरज जैसे कि उगता है और सबको उठाता है, तो आज हमें भी कॉल करके लोगों को उठाना है और बोलना है कि आज आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आज मिरेकल मॉर्निंग में आज सूर्योदय आपकी लाइफ में होने वाला है। और रियलिटी जिसकी जिंदगी में सूर्योदय हो जाता है उसके जिंदगी में प्रकाश के बाहर आ जाती है। तो आज सुप्रिया मैडम के माध्यम से बहुत ही सुपर इवेंट होने वाला है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। कहा जाता है एक बेटी यदि ठान लेती है तो पूरी क़यामत बदल देती है। जिस प्रकार से एक बेटी रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है साथियों, और एक बेटी सुप्रिया जिन्होंने आज हिंदुस्तान में एक नया अपना पहचान दिया, नया रूप दिया और हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, जिनके वीडियो के माध्यम से अपनी एजुकेशन दे रही साथियों। तो समय बड़ा अमूल है। जी हाँ साथियों, समय अमूल है और हम सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है आपका इंतजार कर रहे हैं बहन सुप्रिया को सुनने के लिए। तो आइए सुप्रिया को बुलाने के लिए इनवाइट करता हूँ हिंदुस्तान की अरमान शान, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरुदो। जी हाँ साथियों, जिन्हें मध्य प्रदेश के करोड़पति की प्रथम संज्ञा दी जाती है। इनवाइट करता हूँ शानदार आपकी तालियों के बीच गुरुदो BM गुप्ता सर आएंगे और सुप्रिया जी बुलाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साई जी आपके लिए और सभी उन साथियों के लिए धन्यवाद। बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि सुबह सुबह आप जल्दी उठ के इतने शानदार जानदार प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि सबको पता है कि हम लोग हेल्थ, वेल्थ और फिर हेल्थ, तो हम लोग एक चरण पूरा कर चुके हैं। द्वितीय चरण में आज हमारे बीच में सुप्रिया गिरधर जी हैं, जिन्होंने धूम मचा के रखी है। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत शानदार अचीवमेंट लिया। उनकी वाणी में बड़ा तेज है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रभावित किया अपने वाणी के माध्यम से। तो आज मैं चाहता हूं कि वो साथी जिनके माध्यम से बहुत सारे लोग अभी भविष्य में डायमंड बनने वाले, लेकिन वो कहीं हो सकता सो रहे हों, तो जरूर उनको कॉल करिए, जगा लीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक आपका डायमंड सोता रह जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई सोता रहे, सबको जगा लीजिए, क्योंकि यहाँ जो आ जाएंगे फिर उनको जगाने का काम सुप्रिया जी आज करने वाली है। तो आप सभी साथियों की जोरदार तालियों के बीच, और रवि साई जी का अपने एक अलग अंदाज होता है, किस तरीके से बुके लेके आते हैं वो, और उस बुके के अंदाज में सुप्रिया गिरधर जी को हम वेलकम करते हैं स्टेज पर, और सभी साथियों की जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करते हैं। आइए मैडम, प्रकट होइए हमारे सबके बीच में, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। इतने शानदार स्वागत है सारे भाइयों की ओर से, पूरे हिंदुस्तान के भाइयों की ओर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को नमस्कार, जय RCM। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और डायमंड सिटी जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और अभी लगभग 1 साल पहले मेरी शादी हुई है और फिलहाल मैं गुड़गांव में रहती हूँ। और जैसे ही BC सर का कॉल आया कि इसमें आपको सुबह वाले प्रोग्राम में आपको 15 या 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो एक बार तो मेरी रूह कांप गई कि अरे सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने शानदार लीडर्स के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन बाद में फिर मुझे वही बात याद आई। मेरे पापा अक्सर मुझे बोला करते थे, जब जब मैं घबरा जाया करती थी, तब तब मेरे पापा मुझे बोला करते थे कि
ट्रेन जो होती है ना, कितनी बड़ी ट्रेन होती है, उसको भी एक ही व्यक्ति चलाता है, और एक साइकिल होता है, उसको भी एक ही व्यक्ति चलाता है। व्यक्ति, इंसान के अंदर हर वो ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो उस चीज को ठान ले तो जीत है, और मान ले तो हार है। तो सेम वही मुझे भी फील आई कि ठान लिया तो अब जरूर मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला है आप सभी के सामने, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहूंगी कि डायमंड सिटी जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और जब मेरे सामने ये बिजनेस आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो MSc B.Ed की है, मैं ये बिजनेस क्यों करूं, मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसमें मुझे हल्दी नमक मिर्ची साबुन शैम्पू क्रीम पेस्ट चाय अगरबत्ती तेल धनिया मिर्ची ये सब कुछ सेल करना होगा। मेरी डिग्री जो है वो बीच में आ रही थी, और कहीं ना कहीं मेरा जो एटीट्यूड था वो भी ऐसा था, वो भी बीच में आ रहा था कि नहीं नहीं, मुझे ये काम मेरे मतलब का Recording in progress. ये काम मुझे नहीं करना है, मेरे हिसाब का ये काम नहीं है। लेकिन जब मुझे एक लेडी की एक मीटिंग सुनने का मौका मिला जिसमें उस लेडी ने 2 बातें बोली, और उन 2 बातों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे दिमाग को ही चेंज कर दिया। और वो बातें ये थी, एक जूम मीटिंग ही चल रही थी, और उस लेडी ने जूम मीटिंग में बताया कि जब हम महिलाएं, जब हम एक बेटी होती है तो हमें अपने पिता के नाम से जाना जाता है कि फला व्यक्ति की बेटी है ये। अगर जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें पति के नाम से जाना जाता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के नाम से जाना जाता है, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। फिर उन्होंने साथ ही बताया कि अगर महिलाएं अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो है RCM बिजनेस। RCM बिजनेस में वो अपने खुद की एक पहचान बना सकती हैं। जब उन्होंने ये बात बताई तो मेरा भी एक मकसद हुआ कि मैं भी अपने नाम से जानी जाऊं, और आज आप सभी के सामने है। इस बिजनेस की पावर मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है। अगर मैं अकेली चाहती तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मैंने इस मुकाम को हासिल किया कि आज पूरा देश जो है वो मुझे मेरे नाम से जानता है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जानता है, ना कि मुझे उनके नाम से। तो ये जैसा बोलते हैं कि इस बिजनेस में सारे के सारे सपने पूरे हो जाते हैं, तो मेरा ये जो सपना मैंने लिया था, ये सपना मेरा पूरा हुआ। इसके बाद की बात बताती हूँ। जब लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के बाद जब हमें जैसे हम सभी जानते हैं कि टेक्निकल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 8% रॉयल्टी करनी पड़ती है। तो हमने जब 8% रॉयल्टी को पूरा किया तो उसको हमें 3 महीने मेंटेन भी करना पड़ता है। पहला महीना हुआ जब हमने 8% रॉयल्टी को पूरा कर दिया, और उसके बाद जब मुझे बताया गया कि इसको अगर आप 3 महीने तक मेंटेन करते हैं तो आप टेक्निकल को क्वालिफाई कर लेंगे। तो मेरा एक सपना बना कि मुझे अभी ही इसको पूरा करना है, क्योंकि मुझे लगा कि 1 महीना तो हो चुका है, बाकी के 2 महीने और हमें इसको रॉयल्टी को मेंटेन करना है, इससे हम टेक्निकल क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान है, जबकि सभी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है, ये आसानी से हो नहीं सकता है, इसको करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, आपको 3 महीने तक अपना बिजनेस मेंटेन रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बहुत हिम्मत की बात है। मुझे मना किया लोगों ने कि नहीं होगा अभी, क्योंकि लॉकडाउन है। वैसे तो आसान है, क्योंकि आप सब लोग मेरे सामने टेक्निकल अड्डा बैठे हैं, आप सभी ने इसको पूरा किया है, लेकिन उस टाइम पर थोड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, लॉकडाउन था, सभी पिकअप सेंटर्स बंद थे, सब कुछ बंद था, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। तो मुझे बताया गया कि अभी मेंटेन नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप इसको बाद में मेंटेन करना जब सारी परिस्थितियां जो है ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरे अंदर एक जिद पैदा हो चुकी थी कि नहीं, मुझे तो अभी करना है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा था कि 1 महीना तो हो चुका है, सिर्फ 2 महीने और बाकी है, वरना अगर अभी छोड़ दिया तो फिर मुझे दोबारा 0 से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर दोबारा 3 महीने करना पड़ेगा। और अभी जो एक फ्लो, जो एक पूरी टीम के अंदर फ्लो मोमेंटम बना हुआ था, वो जरूरी था, वो इसलिए भी मुझे टेक्निकल को अचीव करना था। तो जैसे ही जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो अभी करना है, आप मुझे सिर्फ बताइए कि कैसे होगा। मैंने अपने अपलाइन को कॉल करके पूछा कि सर, मुझे टेक्निकल को मेंटेन करना है, मुझे इस महीने भी वही करना है जो मैंने पिछले महीने किया। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए, कुछ आइडियाज दिए,
सबसे पहले मुझे शाबाशी दी कि अगर आपने इतनी विपरीत स्थितियों में भी ये करने का सोच लिया है, ठान लिया है, तो ये तो हो ही चुका है, ये अब सिर्फ डेट पता लगनी बाकी है। और एक मुझे कहानी भी सुनाई, जिस तरीके से एक लड़की जिसकी कहानी आप सभी जानते हैं, यूपी की एक लड़की जिसको एक चेन खींचने के चक्कर में कुछ लड़कों ने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था और पूरी रात वहां प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही। वहां पर एक ट्रेन आ रही थी इधर, एक ट्रेन इधर जा रही थी, एक ट्रेन इधर आ रही थी। उसके दोनों पैर कट चुके थे, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन को, उसकी हड्डियों को। और जब सुबह हुई तो लोगों को पता चला, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहां पर उसने एक निर्णय लिया कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मुझे जिंदगी बख्शी है, तो मैं अब तो एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। तो जब वो अपने कोच के पास गई तो कोच ने उसको यही बात बोली थी कि अगर इन विपरीत स्थितियों में आपने एवरेस्ट को चढ़ने का, क्लाइंब करने का अगर सोच भी लिया है, तो वो तो हो चुका है, बस हम लोगों को डेट पता करनी बाकी है। और हम सभी जानते हैं कि आज उस लड़की ने ना सिर्फ एवरेस्ट बल्कि इंडिया की सातों जितनी भी पीक थी उन सभी पर उसने चढ़ाई की, वो सभी पर उसने फतेह हासिल की। यही सेम स्टोरी मेरे अपलाइन ने भी मुझे सुनाई कि अगर तुमने ऐसा करने का सोच लिया है तो ये तो हो चुका है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहां से मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। कुछ लोगों ने मना भी किया कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे हाँ बोल रहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा, और उन्होंने मुझे हिम्मत दी। और दूसरा महीना भी जैसे तैसे करके निकल गया और वो जो 8% रॉयल्टी थी वो मेंटेन हो गई। अभी बारी आई तीसरे महीने की। तीसरे महीने में फिर सेम वही कंडीशन की नहीं, अब तो नहीं होगा, क्योंकि अब सब लोग भी लगातार, क्योंकि अपने घरों में ही बंद हैं। लोगों को हम कॉल करते थे तो वो यही बोलते थे कि नहीं नहीं मैडम बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन है, पिकअप सेंटर भी बंद है। तो लेकिन हमने जिद नहीं छोड़ी, हम लगातार करते रहे। लगातार इस बिजनेस में जो तीसरा महीना होता है टेक्निकल को मेंटेन करने के लिए, लगातार हम उसके लिए लगे रहे। मैं यहाँ तक कि मेरे पापा जी ने भी मना कर दिया, कभी मना कर देते थे, कभी मेरे साथ ही लग जाते थे काम करने के लिए, तो उनका पता नहीं समझ नहीं आता था। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत क्लियर थे कि नहीं होगा, और बहुत लोग ऐसे थे मेरे साथ जो बहुत क्लियर थे कि हाँ अगर आपने सोचा है तो जरूर हो जाएगा। तो जैसे तैसे करके तीसरे महीने के भी 10 दिन निकल गए और उसके बाद उस टाइम पर हमारा बिजनेस जो है लगभग सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख ही पहुंचा था। जैसे कि हम जानते हैं कि 8% रॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए हमें 3.5 और 3.5 7 लाख का बिजनेस चाहिए होता है, और 1 लाख का हम मार्जिन भी रखा करते थे दोनों लेग का, यानी 50-50 हजार का। तो टोटल 8 लाख का बिजनेस हमें चाहिए होता है रॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन 10 तारीख तक हमारा सिर्फ 3.5 लाख ही बिजनेस वॉल्यूम हुआ था। और फिर मैं कॉल करती रहती थी। और एक बात और अभी मुझे याद आई, उस टाइम पर लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। गिरने की वजह से पैर लगभग, ये कह सकते हैं कि लगभग टूट गया था। और मेरे पैर में डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर लगेगा और आपको रेस्ट करना है 2 से 3 महीने। बिल्कुल भी पैर को नीचे नहीं रखना है, हिलाना नहीं है, वरना तो ये जुड़ नहीं पाएगा। और मैं ऐसा सीधा अपना पैर ऐसे सीधा करके सामने चेयर पे रख के बैठी रहती थी और कॉल करती रहती थी, कॉल पे कॉल करती रहती थी अपनी टीम को। और इस तरीके से करते करते लगभग आखिरी के 2 से 3 दिन बचे, और तब तक हमारा बिजनेस जो है लगभग 2 लाख के आसपास बाकी था। और जो बिल्कुल लास्ट का दिन था उस टाइम पर 1.5 लाख बिजनेस हमारा बाकी था। अब आखिरी दिन था और 1.5 लाख बिजनेस लेकर आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो कैसे होगा, अपने दिमाग से पूछना शुरू किया कि बता दिमाग कैसे होगा, कैसे करें। तो वो नए नए रास्ते अपने आप आना शुरू हुए। और आखिरी के दिन में सर, जब मेरे पापा ने मेरा जो जोश था वो देखा, तो वो भी साथ में ही बैठ गए। उन्होंने भी फिर कॉल्स पे कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया और आखिरी दिन के अंदर अंदर हमने 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट किया। जितना बिजनेस लोग पूरे महीने में नहीं कर पाते हैं, उतना बिजनेस हमने एक ही दिन में किया।
वो इसलिए क्योंकि हम लोग परिवार में 4 मेंबर है, चारों के चारों लोग बैठ गए, हमें ना खाने का पता था, ना पीने का पता था, ना नहाने का पता था। आखिरी के दिनों में हम लोग चारों अलग अलग कोने में बैठ गए और कॉल्स करना शुरू किया, और किस तरीके से वो हमारा 8% का जो टारगेट था वो कैसे पूरा हो गया। आखिरी के दिन में इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हमने निकाला। तो मैं यहाँ पर अपनी तारीफ करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक बात बताने के लिए आई हूँ जो मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाई थी कि जिद अगर हम कर लेते हैं तो हम दुनिया की हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं, और वो ताकत जो है वो हमारे अंदर होती है। हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत होती है, बशर्ते हम उसको जगा पाए। जिस तरीके से हनुमान जी को बार बार जगाना पड़ता था कि आपके अंदर बहुत ताकत है, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता था कि आपके अंदर बहुत ताकत है, आप पर्वत लांघ सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी को भी अपनी ताकत को जगाना पड़ेगा, और वो जो हमारी ताकत है वो आज जागेगी, अभी जागेगी। उस ताकत को जगाने के लिए हमें रूबी स्टार पर जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर हम उस ताकत को जगा लेते हैं तो ही हम रूबी स्टार पर जा पाएंगे। हम सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सभी सपना लेकर आते हैं इस बिजनेस में कि मुझे रूबी स्टार बनना है, मुझे डायमंड बनना है, और इसीलिए हम लोग इतनी सुबह सुबह इस मीटिंग को आप सब लोग अटेंड करते हैं। इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपके सपने बड़े हैं, आपको जरूर इस बिजनेस में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है। तो एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी इस ताकत के बारे में ही, कि एक बार की बात है, एक महिला, अमेरिका की एक महिला थी जो कि अपने बच्चे के साथ गाड़ी में जा रही थी, और किसी एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी जो है वो उल्टी हो गई, और महिला तो बाहर आ गई, यानी महिला सेफ थी, लेकिन उसका बच्चा जो है वो उस गाड़ी में रह गया। और महिला ने देखा कि वो बच्चा है, रो रहा है, सेफ है, लेकिन गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। तो उस महिला ने अपने इन्हीं दोनों हाथों से इतनी ताकत लगाई कि उसने गाड़ी को उल्टी गाड़ी को सीधा कर दिया और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। अब हम ये सोचे कि उस महिला के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्या एक महिला के अंदर इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक गाड़ी को पलट दे उठा के? वो ताकत इसीलिए आई क्योंकि उसको एक कारण मिल गया, क्योंकि उसका बच्चा उसमें फंसा हुआ था, उसकी जान, उसका बच्चा उसके अंदर फंसा हुआ था। इसलिए उस महिला ने आग देखा ना ताक, और जितनी ताकत थी उससे भी कहीं ज्यादा ताकत उसने लगा दी, क्योंकि उसके पास एक कारण था। सेम इसी तरीके से हमारे पास भी इस बिजनेस को करने का अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम डायमंड जैसे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। अब हम हर व्यक्ति, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति डायमंड तक जाना चाहता है, तो डायमंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि डायमंड जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम रियल डायमंड की बात करें, हीरा जिसे बोलते हैं, हीरा जो है वो किस चीज से बनता है? जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भी बहुत हैरान हुई कि हीरा जो है वो कोयले से बनता है। कोयला जो है, जब कोयले के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, और ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा जितना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है उतना ही शानदार, उतना ही चमकदार और उतना ही महंगा, ज्यादा कीमत वाला हीरा जो है वो तैयार होता है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भी हैरान हुई कि क्या हीरा कोयले से बनता है? लेकिन हाँ, हीरा जो है वो कोयले से बनता है, लेकिन कोयले को प्रेशर सहन करना पड़ता है, तभी वो हीरे में बदलता है। और हम खुद जानते हैं कोयले और हीरे की कीमत में करोड़ों रुपए का फर्क होता है। सेम इसी तरीके से हम भी जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम भी कोयला होते हैं, और वो हमें प्रेशर सहन करना पड़ेगा तो ही हम डायमंड बनेंगे। किस तरह का प्रेशर सहन करना पड़ेगा? हमें मीटिंग में आने का प्रेशर सहन करना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाने का प्रेशर सहन करना पड़ेगा, अपलाइन से बात करने का प्रेशर सहन करना पड़ेगा, डाउनलाइन से बात करने का प्रेशर सहना पड़ेगा, मीटिंग्स को अटेंड करने का, सेमिनार को अटेंड करने का, होम मीटिंग करने का, बिग इवेंट करने का, एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड करने का, टीम को एनिवर्सरी में लेकर जाने का, जूम मीटिंग्स करने का, सारा का सारा जब हम चारों तरफ से जो प्रेशर है उसको सहन करेंगे
तो ही हम इस बिजनेस में डायमंड बन पाएंगे। और उस प्रेशर को हमें एक दिन सहन नहीं करना, उस प्रेशर को हमें लगातार सहन करना है, हर रोज सहन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ सहन करना है। अगर हम उस प्रेशर को हर रोज सहन करते हैं तो हम इस बिजनेस में, हमें डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डायमंड की ये है, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था, तो राजा ने एक हीरा लिया और हीरे के जैसा दिखता हुआ सेम एक पत्थर लिया, और राजा ने अपनी बैठक लगी हुई थी, उसमें घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति मुझे ये बताएगा कि इसमें से हीरा कौन सा है और पत्थर कौन सा है, उसको मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। दोनों हीरा और पत्थर एक जैसे दिखते थे, तो लोगों ने अपने हाथों में लेकर भी देखा, उलट पलट के देखा, लेकिन उनको पता नहीं चला कि हीरा कौन सा है और असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उसने सबको देखा पहले कि कौन बता पाएगा, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पीछे से बोला कि हाँ, मैं बता सकता हूँ। उन्होंने अपने हाथों में एक में हीरा लिया और एक में पत्थर लिया और देखा दोनों को, और फिर राजा से परमिशन मांगी कि क्या राजन, मैं थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रख सकता हूँ क्या? तो राजा ने उनको परमिशन दे दी, और उस व्यक्ति ने पत्थर और हीरा दोनों को धूप में रखा, और थोड़ी देर के बाद जब उठाकर लाया तो एक हाथ में पत्थर था और एक हाथ में हीरा था, और तुरंत बताया कि ये वाला जो है ये हीरा है और ये वाला है ये पत्थर है। तो जब जांच हुई तो पता लगा कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। तो राजन ने एक सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चला धूप में रखने से कि ये पत्थर है और ये हीरा है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि हीरा जो है उसकी एक खास बात होती है कि वो कभी भी गर्म नहीं होता है, और पत्थर जो है वो धूप में रखने से तुरंत गर्म हो गया, तो ये गर्म था इसलिए ये पत्थर है, ये गर्म नहीं हुआ इसलिए ये हीरा है। तो सेम हमारी ऊपर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें भी फॉलो करने हैं। अगर हम हीरा बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो हमें भी फॉलो करना है कि डायमंड जो है वो कभी भी गर्म नहीं होता है। अगर हम डायमंड के मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। अगर हम एक अपलाइन है तो हमें अपलाइन के नाते भी अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, तो ही हम डायमंड जा पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गर्म हो जाते हैं। अपलाइन ने फोन नहीं उठाया तो हम गर्म हो जाएंगे, डाउनलाइन ने फोन नहीं उठाया तो हम गर्म हो जाएंगे, हम उसको डांटना शुरू कर देंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं तो इसको पैसा देना चाह रहा हूँ, मैं तो इसको इनकम देना चाह रहा हूँ। सर, हम किसी व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकते हैं, ये सब उसकी किस्मत और भगवान की कृपा से ही होता है। हम अगर कोई व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं और अगर वो हमारी बात को नहीं मानता है तो हमें लगता है कि अरे क्या टाइम खराब कर दिया मेरा, 1.5 घंटा खराब कर दिया, इसको कितना समझाया, इसको समझ में नहीं आता है। फिर हम बुरी बातें भी बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में बद्दुआएं भी दे आते हैं कि मैंने इसको तो गम और इस गम के बारे में बताया था, इसको समझ नहीं आया, इतनी सारी बीमारियां हैं, मरेगा सादा एक दिन। तो इस तरीके से हमने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो ही हम इस बिजनेस में डायमंड के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अगर हम ठंडे रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम नेगेटिव चीजों को इग्नोर करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम डायमंड के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जितना ज्यादा हम प्रेशर सहन करेंगे, मीटिंग का, डाउनलाइन का, अपलाइन का, क्रॉस लाइन का, हर चीज का जितना ज्यादा हम प्रेशर सहन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर निखार आता शुरू हो जाएगा। जितनी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करेंगे उतना ज्यादा निखार आएगा। जितनी ज्यादा मीटिंग्स को नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसको फील्ड में जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे करके हम भी उस कोयले की तरह प्रेशर सह कर डायमंड बन जाएंगे। और दूसरा कि हमने अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है। जिस तरह से माँ होती है ना, अपलाइन जो है माँ का दर्जा उसको मिला है कि अपलाइन जो है वो माँ होती है। एक घर में माँ है तो अगर बच्चे ने कुछ कह भी दिया तो वो चुप है, अगर पति ने कुछ कह दिया तो भी वो चुप है, अगर छोटे बच्चे ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया तो भी वो चुप है, हमेशा चुप रहती है। अपलाइन जो है वो इसी तरीके से होनी चाहिए, हमेशा ठंडे स्वभाव की होनी चाहिए, हमेशा चुप होनी चाहिए। जितनी जरूरत हो, जहां जरूरत हो, सिर्फ वहीं पे बात करें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें। और चोट सहती रहे, चोट अपलाइन की, डाउनलाइन की, मीटिंग की, जूम मीटिंग की चोट सहती रहे, तो हम एक ना एक दिन हम डायमंड जरूर बन पाएंगे। और ये डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम सभी डायमंड बनना तो चाहते हैं, लेकिन
जो व्यक्ति इन बातों को मानेंगे वो ही डायमंड बनेंगे, वरना तो भगवान भरोसे, मैं तो यही कहूंगी। और अभी शायद टाइम हो चुका है सर। जी जी जी, आपके पास कुछ है तो कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि चोट लगने की, तो एक छोटी सी कहानी और मैं सुनाना चाहूंगी, जो शायद हम सभी ने जरूर पहले भी सुनी होगी कि दो पत्थर होते हैं। एक पत्थर जो है उसको जब चोट मारी जाती है बनाने के लिए, तो वो टूट जाता है, उस चोट को सहन नहीं कर पाता है, और वो पत्थर जो है बाहर सीढ़ियों के पास, बाहर मंदिर की मूर्ति के पास रखा जाता है, जिस पर सब लोग नारियल फोड़ते हैं। और कंटिन्यू करें सर? जी 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 जी। और एक पत्थर वो था जिसने उस चोट को सहन किया और वो मूर्ति के रूप में स्थापित हो गया। तो पत्थर दोनों ही है, एक पत्थर जिसने चोट को सहन किया वो मूर्ति बन गया, और एक पत्थर जिसने उस टाइम पर चोट को सहन नहीं किया और वो टूट गया, वो आज हमेशा से ही वो उस चोट को सहन कर रहा है। जब भी कोई व्यक्ति आता है मंदिर में मूर्ति के आगे तो हाथ जोड़ता है, लेकिन नारियल को उस नीचे वाले पत्थर के ऊपर फोड़ता है। वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर चोट सहन करने के लिए रखा गया है। आज हम सभी के पास बहुत अच्छा मौका है। आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए, आरसीएम बिजनेस के लिए हमारे पास बहुत 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 शानदार मौका है। हम लोग ये ना समझे, जो कि हम अक्सर समझ जाते हैं कि अरे जो पहले शुरू कर गए वो बहुत बढ़िया थे, आज तो हम नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने पहले शुरुआत की थी आज वो उनको अच्छी इनकम आ रही है, लाखों रुपए की इनकम आ रही है, आज हम नहीं कर सकते। ये तो बिजनेस ऐसा है जिसने पहले शुरू कर लिया वो फायदे में रहेगा। अब हम तो वैसे ही है सिर्फ। लेकिन ये बिजनेस जो है वो आज इस बिजनेस को करने का सबसे बढ़िया, सबसे शानदार मौका है। और आज ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत शानदार मौका है। इस टाइम पर हमें इस बिजनेस में पूरी जान लगा देनी है, चोट सहन करनी है, ताकि हम भी उस मूर्ति की तरह पूजे जाएं। अगर नहीं अभी चोट सहन नहीं करेंगे तो हमेशा पूरी जिंदगी हमें चोट सहन करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी हमें बेरोजगारी की चोट सहन करनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी हमें गरीबी की चोट सहन करनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी हमें बीमारी की चोट सहन करनी पड़ेगी। हम नहीं कर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं तो हमारे बच्चों को करनी पड़ेगी, हमारे परिवार को करनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत शानदार मौका है। अपनी सारी दुख दर्द को मिटाने का एक ही उपाय है, वो है शिद्दत के साथ आरसीएम बिजनेस करना। अगर हम ये करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से रोक नहीं सकती है। जो बात मैंने आपको बोली कि इंडिया के लिए भी बेस्ट मौका है, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। अभी जैसे सर ने बताया कि दिल्ली में चैट विद सुरेंद्र वत्स की तरफ से एक प्रोग्राम हो रहा था, जिसका मैंने छोटा सा वीडियो भी शूट किया और वो वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको देखें। उस वीडियो में आदरणीय दीपक बजाज जी का मैंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने ये बात बोली कि डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए अभी बहुत बेहतरीन मौका है, ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, बशर्ते हम चोट सहने के लिए तैयार हों और बशर्ते हम अपने सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए जिद में लगे हुए हों। आखिरी में 2 मिनट लूंगी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करें, डेली वर्किंग करें, डेली काम करें, डेली क्लोजिंग करें। ऐसा ना हो कि हमने 1 महीना तो पूरा जोर लगा दिया, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए फिर चादर तान के सो गई, फिर दोबारा जागेंगे जब सितंबर या मार्च आएगा। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए हर रोज चोट सहन करनी है, हर रोज आगे बढ़ना है, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। हर रोज हमें इस बिजनेस को करना है, हर रोज प्लान दिखाना है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो कंसिस्टेंसी, अगर हम लगातार किसी भी काम को करते हैं तो ही हमें उसमें सफलता मिलती है। एक दिन सेब खाने से किसी के गाल लाल नहीं हो जाते हैं, एक दिन गामा ओरिजिनल खाने से किसी की बीमारियां खत्म नहीं हो सकती है। रेगुलर खाना पड़ेगा, लगातार खाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से इस बिजनेस को भी हमें रेगुलर और लगातार ही करना पड़ेगा।
कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखें, डेली अपनी क्लोजिंग करें, डेली देखें कि मेरा बिजनेस कितना हो गया, ए लेग में कितना हो गया, बी लेग में कितना हो गया, कल कितना हो जाना चाहिए। टोटल बिजनेस को 30 दिन में डिवाइड करके और उसको हम हर रोज का अपना टारगेट सेट करें कि आज मुझे इतने लोगों को प्लान दिखाना है, आज इतने लोगों को प्लान दिखाना है। हर रोज काम करें, डेली वर्किंग करें, 6 महीने तक चादर तान के ना सो जाएं, हर दिन काम करेंगे तो ही डायमंड बन पाएंगे। 6 महीने में एक बार काम करेंगे तो डायमंड नहीं बन पाएंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही। किसी भी साथी को मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगी। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री। थैंक यू। बहुत ही शानदार, निश्चित है आपके द्वारा बताया गया एक संदेश हम सबके लिए एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो हमारे नए साथी हैं उनकी तो वाकई आज लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होता था कि वाकई कोई बेटी भी बड़ा काम कर सकती है। मैं तो यही कहूंगा, लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तो जरूर मिलेगी आज नहीं तो कल। आप जीवन में लक्ष्य बनाइए, निश्चित सफलता मिलके रहती है। जिस प्रकार के हमारी सुप्रिया बहन ने बताया, उनकी बातों को मानना है, कामयाबी मंजिल जरूर चूमेगी। साथियों, एक बार चाहूंगा शानदार तालियों से आप अभिवादन करिए। इतना शानदार कम समय में एक अल्प ज्ञान आपको मिला हुआ साथियों, तो निश्चित है मैडम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुप्रिया जी। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में एक और ट्रेनर। जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा का जो मूल उद्देश्य है, उसके लिए हमारे बीच में शानदार ट्रेनर मौजूद हैं, हेल्थ गार्ड की ट्रेनर। जी हाँ साथियों, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join